तो हाय गाइस, आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर 6 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बारे में। किडनी ट्रांसप्लांटेशन एक बच्चों का खेल नहीं है। बच्चों का खेल इन द सेंस हम ये भी कह सकते हैं कि ये नहीं है कि पेशेंट आया हमारे पास, भाई पेशेंट आया इसका किडनी ट्रांसप्लांट कर दो, ऐसे नहीं होता। सारी चीजें मैच की जाती है, सब टेस्ट होता है, सब कुछ प्रोसेस होता है। आप खुद थोड़ा सा दिमाग लगाओ, खुद सोच लो कि जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूट करते हैं, जब हम ब्लड को ट्रांसफर करते हैं तो कितने सारे चेकलिस्ट को फॉलो करना रहता है। 15 मिनट एज ए नर्स 15 मिनट वहां पे हमें खड़ा रहना पड़ता है, पेशेंट को वाइटल्स लेना पड़ता है। तो वो तो एक ब्लड है, वो एक फ्लूइड है, फ्लूइड को ट्रांसफर करने के लिए इतना सब प्रिकॉशंस ले रहे हैं। तो क्या है, किडनी तो एक ऑर्गन है ना मेरे भाई, किडनी तो एक ऑर्गन है। तो किडनी ऑर्गन को जब हम ट्रांसफर कर रहे हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, तो क्या क्या प्रिकॉशंस हमें रखने पड़ेंगे, क्या क्या हमें इंटरवेंशन करना पड़ेगा, क्या क्या असेसमेंट करना पड़ेगा, क्या क्या फाइंडिंग करनी पड़ेगी। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होता है। आज के लेक्चर में मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन में सबसे पहले जो होता है लीडिंग कॉज ऑफ किडनी ट्रांसप्लांटेशन। अगर आपने सॉन्डर्स पढ़ा होगा, अगर आपने सॉन्डर्स का बुक पढ़ा होगा जो कि नॉर्थ के लिए होता है, ठीक है, तो सॉन्डर्स की बुक में लीडिंग कॉज जो दिया गया है वो दिया गया टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस को। ठीक है, मेनली मोस्ट कॉमन जो कॉज होता है, बहुत सारे कॉज होते हैं लेकिन जो मेनली दिया गया है वो होता है टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस। अभी टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस, भाई डायबिटीज तो वैसे घर वालों कहते हैं भाई मेरे अंकल को डायबिटीज है तो क्या उनको किडनी ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होता, तुरंत एकदम से नहीं होता मेरे भाई। टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस में आता है डायबिटिक नेफ्रोपैथी। क्या आता है? डायबिटिक नेफ्रोपैथी। डायबिटिक नेफ्रोपैथी, ठीक है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी। अभी डायबिटिक नेफ्रोपैथी क्या करता है, किडनी के जो नेफ्रॉन होते हैं, किडनी के क्या होते हैं नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन्स को डैमेज करना शुरू कर देता है। किडनी में क्या होता है नेफ्रॉन्स होता है, नेफ्रॉन्स। अब नेफ्रॉन जब डैमेज होगी, नेफ्रॉन डैमेज तो किडनी डैमेज, खत्म, सीधी बात। नेफ्रॉन को डैमेज करता है तो जिसकी वजह से किडनी आगे चल के वो डैमेज हो सकता है। तो मोस्ट कॉमन जो कॉज होता है वो होता है टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस। इंडिया एज वेल एज अमेरिका में भी देखा गया है। और टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस की वजह से होता है नेफ्रोपैथी। अब मैं थोड़ा सा आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस या डायबिटिक मेलाइटिस में दो कॉम्प्लिकेशंस होते थे, एक होता था माइक्रो कॉम्प्लिकेशंस होता था, एक होता था मैक्रो कॉम्प्लिकेशन। माइक्रो कॉम्प्लिकेशन थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। माइक्रो कॉम्प्लिकेशन क्या कहता था, मेजर कॉम्प्लिकेशन क्या कहता था, माइनर और मेजर। माइनर में क्या आता था डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी, और फिर एक मेजर में क्या आता था सीबीडी एंड पीबीडी। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हम किडनी को ट्रांसफर कर रहे हैं तो हम कौन सी किडनी को ट्रांसफर करेंगे भाई। ये जैसे ये राइट किडनी है, ये है लेफ्ट किडनी एंटी, ठीक है, ये राइट हो गया एंटी हो गया। हम प्रीफर कौन सा करते हैं किडनी ट्रांसप्लांटेशन में। पेशेंट आया हमारे पास, डोनर आ गया, हम उसका कौन सा किडनी लेना प्रीफर करेंगे। तो सबसे पहले जो मोस्ट प्रिफरेबल किडनी ट्रांसप्लांटेशन में कौन सी किडनी को ट्रांसफर करते हैं, मोस्ट प्रिफरेबल होता है लेफ्ट किडनी। लेफ्ट किडनी को हम ट्रांसफर करते हैं। तो विच किडनी शुड बी किडनी इज रिमूव फ्रॉम द डोनर, दैट इज लेफ्ट किडनी। ठीक है, लेफ्ट किडनी को हम ट्रांसफर करते हैं। लेफ्ट किडनी को पेशेंट के अंदर से निकाल के दूसरे पेशेंट में शिफ्ट करते हैं। करते क्यों है भाई, थोड़ा दिमाग लगाओ, क्यों करेंगे, लेफ्ट किडनी को क्यों करना है, राइट को भी तो करना चाहिए। क्वेश्चन तुम्हारे बन सकता है कि भाई मेरे को लेफ्ट ही क्यों कर रहे हो, राइट भी करो, लेफ्ट ही क्यों कर रहे हो। तो लेफ्ट इसलिए करते हैं क्योंकि लेफ्ट वाले में रीनल वेन जो होता है ना, रीनल वेन ये लॉन्गर होता है। ठीक है, लेफ्ट वाले का रीनल वेन जो होता है ना वो लॉन्गर होता है, इस वजह से हम लेफ्ट वाले को प्रेफर करते हैं। राइट वाले का शॉर्टर होता है, लेफ्ट वाले का रीनल वेन लॉन्गर होता है, इस वजह से हम लेफ्ट वाले किडनी को हम प्रेफर करते हैं। ठीक है, एक चीज हमें याद ये भी रखना है कि जब हम किडनी को ट्रांसफर करते हैं तो ये जो डैमेज वाला किडनी है इसको हम बॉडी से रिमूव नहीं करते। ठीक है, बॉडी से रिमूव नहीं करते। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्यों नहीं रिमूव करते, क्यों नहीं रिमूव करते बताओ। किडनी के ऊपर क्या प्रेजेंट रहता है, बताओ किडनी के ऊपर क्या प्रेजेंट रहता है, एडेनल ग्लैंड। एडेनल ग्लैंड किस लिए रहता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेरॉइड्स, सॉरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सीक्रेशन ऑफ हार्मोन। ठीक है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन सीक्रेट करता है। अब जो भी हम एडेनल ग्लैंड को, जैसे ये किडनी है, ठीक है, ये किडनी है, ये किडनी को, इस किडनी के ऊपर जो ये एडेनल ग्लैंड लगा हुआ है, एडेनल ग्लैंड लगा हुआ है, इसको हम रिमूव कर दें तो पेशेंट के अंदर बीपी तो मेंटेन ही नहीं हो पाएगा, बीपी वगैरह तो मेंटेन ही नहीं हो पाएगा उसके अंदर। कुछ सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। इस वजह से हम पेशेंट का किडनी नहीं निकालते हैं, पेशेंट की किडनी यही रहती है अपने सेम पोजीशन पे। एक नया इंसिजन करते हैं और यहाँ पे किडनी को प्लेस कर देते हैं। नया इंसिजन करेंगे, आइदर या तो किडनी राइट डैमेज है या फिर लेफ्ट डैमेज है, तो अकॉर्डिंग टू किडनी डैमेज कंडीशन के हिसाब से मैंने यहाँ पे राइट में लगाया है, तो राइट में हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, यहाँ पे इस एरिया में इसको हम प्लेस कर देते हैं। ठीक है, द एरिया इज ऑल्सो नोन एज राइट इलियक फोसा। ठीक है, राइट इलियक फोसा, राइट इलियक फोसा, राइट इलियक फोसा में पेशेंट का किडनी प्लेस होता है। तो इसका मतलब हमें यह पता चला कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन करते वक्त प्रॉपर किडनी को ट्रांसफर नहीं करते, निकालते नहीं है। डोनर आता है, डोनर का हम लेफ्ट किडनी लेते हैं ड्यू टू द रीनल वेन लॉन्गर इन द लेफ्ट किडनी, और प्लेस कहाँ करते हैं तो राइट इलियक फोसा में पेशेंट को किडनी को प्लेस कर देते हैं।
दैट कंडीशन इसको कहते हैं किडनी ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ किडनी ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है, टाइप्स ऑफ किडनी ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। तो कितने टाइप्स के किडनी ट्रांसप्लांटेशन होते हैं? तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे मतलब पेशेंट आता हमारे पास तो ऐसे नहीं है कि हमने किडनी उठाया और लगा दिया, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। तो कुछ टाइप्स भी होते हैं जिसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो टाइप होता है, मोस्ट कॉमन जो होता है ना, वो होता है एलोजेनिक टाइप, एलोजेनिक किडनी ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। एलोजेनिक किडनी ट्रांसप्लांटेशन या फिर इसको हम कहते हैं फर्स्ट डिग्री रिलेटिव। अगर मान लो कोई पेशेंट है जिसका एक ट्विंस भी है, तो हम मोस्ट प्रेफर करते हैं कि ट्विंस का किडनी मिल जाए हमें, ठीक है। अगर ट्विंस का नहीं मिलता तो हम रिलेटिव का करते हैं, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, या फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को हम दूसरे नाम से भी याद रखते हैं, इट इज नोन एज एलोजेनिक किडनी ट्रांसप्लांटेशन, एलोजेनिक किडनी ट्रांसप्लांटेशन। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसीलिए कहते हैं भाई कि अपने जो रिलेटिव्स होते हैं तुम्हारे, उनसे थोड़ा बना के रखना चाहिए। ऐसा नहीं जरूरत का समय पड़े भाई कि भैया मुझे किडनी दे दो, ऐसा कोई देता नहीं है किडनी भाई। ब्लड आज के समय तो ब्लड भी नहीं देता कोई, किडनी क्या खा देगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ मेरे भाई कि ऐसे साइंस के वे में कहें तो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को एलोजेनिक किडनी ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। तो एलोजेनिक क्या होता है, हमारे रिलेटिव होता है, क्लोज रिलेटिव, उनका किडनी होता है, ठीक है। उसके बाद हम कुछ और ट्रांसप्लांटेशन के बारे में बात करते हैं, जैसे होता है ऑटोग्राफ। ऑटोग्राफ क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ टिश्यू या ऑर्गन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर पार्ट विद इन द सेम पर्सन, ठीक है। ऑटोग्राफ क्या होता है कि भाई मैंने यहाँ से स्किन निकाला या थाइस का स्किन निकाला और यहाँ पे जैसे मेरे को कट गया या कुछ हो गया तो थाइस का स्किन लगा के यहाँ पे प्लेस कर दिया, विद इन क्या हो रहा है कि सेम पर्सन का स्किन निकल रहा है, सेम पर्सन में लग रहा है, दैट कंडीशन इज नोन एज ऑटोग्राफ्ट, ठीक है। एलोग्राफ्ट क्या होता है, ऑटोग्राफ विद इन सेम पर्सन, एलोग्राफ सेम प्रोसेस है लेकिन अनदर पर्सन में, मेरे थाइस का स्किन निकला दूसरे पर्सन में लग गया, दैट कंडीशन इज नोन एज एलोग्राफ। ऐसे ही आइसोग्राफ भी होता है और ऑटोलोगस ट्रांसप्लांटेशन होता है। ऑटोलोगस ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, बर्न वाला पेशेंट या बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, ये सब अंदर आते हैं हमारे ऑटोलोगस ट्रांसप्लांटेशन के अंदर। तो मोस्ट जो कॉमन होता है, सबसे मोस्ट कॉमन होता है, ये होता है तुम्हारा फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, लेकिन कोई आज के समय देता नहीं अपना किडनी, तो फर्स्ट डिग्री कहा जाता है कि फर्स्ट डिग्री रिलेटिव जो होता है मोस्ट कॉमन देखा गया, ठीक है। अगर ट्विंस आ रहा हमारे पास तो ट्विंस तो बेटर है, मतलब समझ लो 100 अगर 80% मिल गया, हमें ट्विंस ही मिल रहा तो 80% चांस है कि वो किडनी सक्सेस कर जाएगी, ठीक है। 20% तो हम मान के रखते हैं लेकिन 80% चांस होता है कि किडनी सक्सेस कर जाएगी। फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में 60 या 70% रहता है, बाकी 30% मेडिकेशन से हम अप्लाई कर देते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे सीकेडी के बारे में। सीकेडी एक ऐसा कंडीशन होता है जो कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो क्रोनिक किडनी डिसीज, इसको हम कहते हैं CKD, क्रोनिक किडनी डिसीज, ठीक है। अब क्रोनिक किडनी डिसीज का अगर हमें डेफिनेशन लिखना हो, भाई क्रोनिक किडनी डिसीज होता क्या, उससे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि नॉर्मल जीएफआर कितना होता है एक पर्सन के अंदर। फर्स्ट टाइम में तुमने पढ़ा होगा, दिमाग लगाओ थोड़ा सा कि भाई नॉर्मल जीएफआर कितना होता है एक पर्सन के अंदर, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। नॉर्मल जीएफआर होता है मेरे भाई लेस देन 125 ml पर मिनट, ठीक है, 125 ml होता है पर मिनट, ठीक है, नॉर्मल जीएफआर। लेकिन अगर सीकेडी वाला पेशेंट है, सीकेडी मतलब क्रोनिक किडनी डिसीज है, उसको कोई डिसीज है किडनी में, तो उसका जीएफआर कितना होगा। डेफिनेशन देखो, ये से डेफिनेशन बनाता हूं मैं। जीएफआर क्या था सीकेडी वाले पेशेंट के अंदर 60 ml से कम हो जाता है पर मिनट 1.73 मीटर स्क्वायर पास्ट 3 मंथ से, ठीक है। तो अगर मुझे डेफिनेशन बनाना हो तो मैं ऐसे बना सकता हूँ भाई, इट्स अ कंडीशन इन विच द जीएफआर ऑफ सीकेडी इज अ कंडीशन इन विच द जीएफआर इज लेस देन 60 ml फॉर पास्ट 3 मंथ, ठीक है। तो सीकेडी वाले पेशेंट के अंदर क्या होता है कि जो जीएफआर की जो वैल्यू होती है वो लेस देन 60 ml हो जाती है पर मिनट पास्ट 3 मंथ से। तो अगर हमारे पास पेशेंट आ रहा है उसको बार बार हमारे पास आ रहा है, ठीक है, और उसका मैं अगर एज ए नर्स मैं उसका जीएफआर नोट कर रहा हूँ, तो पास्ट 3 मंथ से मैंने उसका जीएफआर नोट किया और 3 मंथ का मैंने रिकॉर्ड उठा के देखा, तो उसका मैंने कैलकुलेशन किया और कैलकुलेशन करने के बाद मुझे ये पता चल रहा है कि भाई उसका जीएफआर जो है वो लेस देन 60 आ रहा है। तो एज ए नर्स मुझे डॉक्टर से बताना पड़ेगा कि सर इसका जो सीकेडी का जो रिपोर्ट आ रहा है वो लेस देन 60 ml आ रहा है, लेस देन 60 ml जो कि प्रीफर करता है हमारे सीकेडी को, क्रोनिक किडनी डिसीज को, इसको कोई ना कोई क्रोनिक किडनी डिसीज है, ठीक है। फिर उसके बाद एक स्टेज आता है दैट इज नोन एज एंड स्टेज रीनल डिसीज, ठीक है। तो एंड स्टेज रीनल डिसीज क्या होता है मेरे भाई, एंड स्टेज रीनल डिसीज ESRD क्या होता है, एंड स्टेज रीनल डिसीज,
ठीक है। तो एंड स्टेज रीनल डिसीज क्या होता है, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। एंड स्टेज रीनल डिसीज, एंड स्टेज का मतलब आखिरी पड़ाव आ गया, जीवन का आखिरी पड़ाव। कहते नहीं भाई जीवन का आखिरी पड़ाव आ गया, तो दैट इज आल्सो नोन एज एंड स्टेज रीनल डिसीज इज अ कंडीशन जिसमें किडनी का आखिरी पड़ाव आ गया। ठीक है। तो एंड स्टेज रीनल डिसीज क्या होता है कि जिसमें जीएफआर की जो रेट होती है वो लेस देन 15 ml हो जाती है पर मिनट, 1.73 मीटर स्क्वायर एक यूनिट होती है। तो एंड स्टेज रीनल डिसीज क्या होता है, जिसमें जीएफआर 15 ml से नीचे आ गया। अब जीएफआर जब 15 ml से नीचे आ गया, जब 15 ml से नीचे आ गया तो क्या होगा, यूरेनिया होगा। यूरेनिया क्या होता है, जिसमें किडनी अपना काम अच्छे से नहीं कर पाता। किडनी का काम क्या होता है कि ब्लड से वेस्ट निकालना। अब ब्लड से वेस्ट निकलेगा नहीं तो क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो अगर सिंपल एमएसएन ऐसा टॉपिक है ना मेरे भाई, एमएसएन ऐसा टॉपिक है, अगर तुम्हें एक पॉइंट मिल रहा है, एक पॉइंट मिल रहा है, ये पॉइंट मिल रहा है, ठीक है, ये पॉइंट मिल रहा है, इसको पकड़ के तुम बहुत कुछ कर सकते हो। ESRD है क्या, जैसे मैं बताता हूँ, देखो एग्जाम्पल का ESRD है एंड स्टेज रीनल डिसीज। एंड स्टेज रीनल डिसीज में क्या होगा, एंड स्टेज रीनल डिसीज में क्या होगा, जीएफआर 15 ml से डाउन हो रहा है, 15 ml हो रहा है, लेस देन 15 ml हो रहा है। अब लेस देन 15 ml की वजह से क्या होगा, यूरेनिया होगा। और यूरेनिया का मतलब क्या होता है कि किडनी जो है प्रॉपर ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाएगी। ब्लड को फिल्टर नहीं करेगी तो क्या होगा, एसिडोसिस बढ़ेगा, बॉडी में एसिडिक बढ़ेगा, अमोनिया वगैरह बढ़ेगा, तो क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। सिंपल सा बनना है, देखो दिमाग लगाना। हम पेशेंट को कैसे बताते कि भाई तुम्हें वैसे प्रिवेंट करना है। पेशेंट आए हमारे पास और तो अगर वो सीकेडी का, हम उससे ये बोलेंगे कि आप जो है आरआरटी की तरफ जाइए। आरआरटी का मतलब हो गया रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी या किडनी ट्रांसप्लांटेशन की तरफ, क्योंकि आगे चल के उस पेशेंट को बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है अगर वो किडनी ट्रांसप्लांटेशन नहीं करवाता। अगर पेशेंट हमसे मना कर दिया कि भाई सर मुझे किडनी ट्रांसप्लांटेशन नहीं करवाना, तो हम क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे पेशेंट से कि भाई आप जाके हीमोडायलिसिस करवाइए। पेशेंट खुश हो गया, हंसने लगा कि मैं बच गया, मेरे को किडनी ट्रांसप्लांटेशन नहीं करवाना, मेरे खर्चे हो गए, मेरे पैसे बच गए, मैं हीमोडायलिसिस करवा लूंगा। पहले इंकरेज होगा पेशेंट, एक हफ्ता 2 हफ्ता जाएगा, 1 वीक जाएगा, 2 वीक जाएगा, तीसरे वीक से वो परेशान हो जाएगा, मेंटली टॉर्चर होगा। क्योंकि हीमोडायलिसिस उसे एक दिन हफ्ते में एक बार नहीं करवाना, उसको किडनी हीमोडायलिसिस जो है वो वीक में 3 टाइम्स करवानी है। ठीक है, 3 टाइम्स इन अ वीक, 3 टाइम्स इन अ वीक, 3 टाइम्स करवाना वीक में, हफ्ते में 3 बार करवाना। ठीक है, तो पेशेंट में मेंटली टॉर्चर होता है, तो हम पेशेंट से यही प्रेफर करते हैं कि आप जाके रीनल ट्रांसप्लांटेशन ही करवाइए, वो बेटर होगा आपके लिए। फिर पेरिटोनियल डायलिसिस होता है, पेरिटोनियल डायलिसिस में पेरिटोनियल डायलिसिस करते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली सीकेडी के बारे में पढ़ा था, नॉर्मल सीएफआर होता है। अब एक और कंडीशन होता है जिसमें अगर जीएफआर की जो वैल्यू है, जीएफआर की जो वैल्यू है वो अगर लेस देन 30 ml मिल रही है, 30 ml पर मिनट, तो एक ये साइन मिलता है, एक हम इसको ESRD में लेस देन 15 हो जाता है। लेकिन अगर जीएफआर सीकेडी का पेशेंट था, उसके अंदर अगर जीएफआर 30 ml से और नीचे जा रही है, 60 पे हम कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन अगर 30 से नीचे जा रही है तो हम ये कंसिडर कर ले रहे हैं कि पेशेंट को ESRD की तरफ वो जा रहा है। उसको प्रिवेंट करने के लिए हम बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन, बहुत सारे मेडिकेशन अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये साइन होता है, ये साइन होता है कंसिडर करने के लिए कि पेशेंट सीकेडी के अंदर अब आगे जा रहा है। वो साइन किसके लिए होता है, तो वो होता है ESRD के लिए साइन होता है, एंड स्टेज ऑफ रीनल डिसीज। जीएफआर, ठीक है, तो जीएफआर की कुछ नॉर्मल वैल्यूज के बारे में बात करेंगे और उसके रेट के बारे में बात करेंगे। हम जीएफआर देख के पेशेंट को बता सकते हैं कि वो किस स्टेटस पे है, कौन सी ग्रेड पे है, कौन सी माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है या ESRD में चला गया। ठीक है, तो हम इसका पेपर लेते हैं बाय सॉन्डर्स, आप लोग जानते होंगे, बुक होता है। तो सॉन्डर्स में क्या लिखा गया कि जीएफआर की कुछ नॉर्मल वैल्यू के बारे में बताता हूँ मैं बाय द हेल्प ऑफ सॉन्डर्स। अकॉर्डिंग टू सॉन्डर्स के बारे में बताता हूँ कि एट्रिक्स किसे कहा गया, माइल्ड किसे कहा गया, मॉडरेट किसे कहा गया, सीवियर किसे कहा जाता, और ESRD किसे कहा जाता। तो ESRD का मतलब तो मैंने पहले बता ही किया आपको कि एंड स्टेज रीनल डिसीज होता है। तो एट्रिक्स किसको कहा गया, नॉर्मली ESR जो होता है, जीएफआर जो होता है वो होता है 125 ml पर मिनट होता है। लेकिन अगर रिक्स है तो लेस देन 90 ml अगर पेशेंट के अंदर जीएफआर आ रहा है तो उसको हम रिक्स के अंदर कैटेगराइज करते हैं। माइल्ड आ रहा है, अगर 60 to 89 आ रहा है तो उसको माइल्ड के अंदर कहते हैं। 30 to 59 आ रहा है तो मॉडरेट, 15 to 29 आ रहा है तो सीवियर, और लेस देन 15 आ रहा है तो एंड स्टेज रीनल डिसीज। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। लेस देन 90, सोचो थोड़ा सा, लेस देन 90 एट्रिक्स, ठीक है, लेस देन 90 एट्रिक्स, 60 to 89 माइल्ड, 30 to 59 मॉडरेट, सीवियर में 15 to 29 सीवियर, और लेस देन 15 एंड स्टेज रीनल डिसीज, दिस इज आल्सो नोन एज ESRD। लेकिन हर जगह तो सॉन्डर्स चलता नहीं है भाई, हर जगह तो सॉन्डर्स के हिसाब से नहीं करते ना। खुद ही सोचो, इंडिया है भाई, हर जगह तो सॉन्डर्स के हिसाब से नहीं करते। क्लिनिकल एरिया में हम ग्रेड से लिखते हैं
क्लिनिकल एरिया जैसे लैब वाले जो होते हैं ना वो ग्रेड से लिखते हैं। तो ग्रेड क्या होता है, G1 G2 G3 G4 G5। अगर हम पेशेंट की फाइल देखते हैं तो वहां पे लिखा होगा CKD, जैसे ऐसे लिखा रहता है CKD ग्रेड 2 या ग्रेड 3 ऐसे लिख देते हैं। तो हमें समझ लेना चाहिए कि CKD वाला पेशेंट है तो ग्रेड 3 का मतलब 30 to 59 उसका GFR होगा, या ग्रेड 2 है तो 60 to 89 उसका GFR होगा, ठीक है। अगर हम ग्रेड की बात करते हैं तो ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 और ग्रेड 5। पेशेंट को हमें क्या बताना है, अगर पेशेंट हमारे पास ग्रेड 4 में आता है, ग्रेड 4 में आता है तो हम पेशेंट से प्रीफर यही करेंगे कि आप जाके रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी करवा लीजिए, दैट इज आल्सो नोन एज किडनी ट्रांसप्लांटेशन करवा लीजिए। क्योंकि अगर पेशेंट ग्रेड 4 में किडनी को ट्रांसप्लांट नहीं करवाता है अपने, अगर वो 4 में नहीं करवा रहा और अगर वो 4 से 5 स्टेज में आता है, 4 से भाई 5th स्टेज में जाएगा, जैसे ही वो 5th स्टेज में आएगा उसका हो जाएगा एंड स्टेज रीनल डिसीज, खत्म, फिनिश, एंड स्टेज रीनल डिसीज, लास्ट स्टेज है उसका रीनल का। भाई उस समय तो किसी भी हाल में मुझे इमरजेंसी हो जाएगी, इमरजेंसी कंडीशन हो जाएगा, पेशेंट को आईसीयू में रखना पड़ेगा। तो हम पेशेंट से हम बताते हैं कि G4 जो है वो आपके लिए एक साइन है, साइन क्या सिम्टम साइन है एकदम से, कि आप जाके तुरंत RRT करवाइए, रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी करवाइए, इसके बिना तो आप कर ही नहीं सकते ना। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डोनर के बारे में, ठीक है। टाइप्स ऑफ डोनर, कितने टाइप्स के डोनर होते हैं, ठीक है। सबसे पहले होते हैं एक लिविंग डोनर। लिविंग डोनर में क्या होगा, फर्स्ट लाइन इंटरवेंशन, मतलब जैसे एक लिविंग डोनर हो गया कि अंकल आंटी है, उनका हमने किडनी निकाला ट्रांसफर कर दिया, तो कंडीशन इज नोन एज लिविंग डोनर, ठीक है। दूसरा होता है कैडेवर डोनर। कैडेवर डोनर का मतलब क्या हो गया, कैडेवर डोनर में भी दो टाइप्स के डोनर आते हैं, एक होता है ब्रेन स्टेम डोनर, ब्रेन स्टेम डेथ वाला पेशेंट होता है, एक नॉन हार्ट बीटिंग वाला पेशेंट होता है। प्रीफर हम करते हैं, मोस्ट प्रेफरेबल वो होता है ब्रेन स्टेम डेथ वालों को, ठीक है, कि पेशेंट वेंटी पे है, उसका ब्रेन डेथ हो चुका है, अब ब्रेन डेथ हो चुका तो ना ही वो सांस ले पाएगा, ना ही तो एक जिंदा लाश की तरह होता है, ठीक है, लिविंग पर्सन विद नो सेंस, ठीक है। तो एक जिंदा लाश की तरह होता है ब्रेन स्टेम डेथ वाला, तो उसका हम ले लेते हैं, उसका किडनी हम प्रीफर करते हैं। एक होता है नॉन हार्ट बीटिंग डोनर, मोस्ट ज्यादातर कॉमन नहीं होता है ये, कॉमन कौन होता है, तो लिविंग डोनर, लिविंग नहीं मिल रहा तो ब्रेन स्टेम को ही डेथ वाले पेशेंट को ही कंसिडर करते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं दो कंडीशन, दैट इज नोन एज ग्राफ्ट फेलियर एंड ग्राफ्ट रिजेक्शन। दो कंडीशन होता है, ठीक है, दो कंडीशन तो मैं बताऊंगा। ग्राफ्ट फेलियर या ग्राफ्ट रिजेक्शन बहुत सुना होगा, रिजेक्शन वाला बहुत सुना होगा, भाई किडनी फेल कर रही या किडनी रिजेक्ट कर रही, कहते नहीं, बहुत लोगों से आपने सुना होगा इनकी किडनी थी रिजेक्ट कर गई, वो लगा ही नहीं है। एक होता है ग्राफ्ट फेलियर, ग्राफ्ट रिजेक्शन। ग्राफ्ट फेलियर क्यों होता है, ड्यू टू द इन्फेक्शन, ड्यू टू इन्फेक्शन। अगर पेशेंट को इन्फेक्शन हो गया, किडनी ट्रांसप्लांटेशन वाला पेशेंट अगर उसका इन्फेक्शन हो गया तो उसको ग्राफ्ट फेलियर हो जाएगा। और अगर ग्राफ्ट रिजेक्शन क्यों होता है, क्योंकि इम्यूनिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से, ऑटो इम्यून जो हमारी इम्यूनिटी होती है वो फॉरेन बॉडी उसको समझ के किल करना शुरू कर देती है, द कंडीशन इज नोन एज ग्राफ्ट रिजेक्शन। एंड अगर इन्फेक्शन हो गया तो ग्राफ्ट फेलियर होगा। और इन्फेक्शन क्यों होता है, क्योंकि पेशेंट को हम इम्यून सप्रेसिव वाला ड्रग देते हैं, ठीक है, इम्यून सप्रेसिव ड्रग देते हैं, जिसकी वजह से उसको इन्फेक्शन होने का चांसेस बढ़ सकता है। तो हम पेशेंट को ये भी बताएंगे, एज ए नर्स पेशेंट को हम ये भी बताएंगे कि जो पेशेंट है उसको इन्फेक्टेड एरिया से दूर रहना है, ठीक है, उनको बच्चों से भी दूर रहना है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कोल्ड का सीजन है, उनको छोटे छोटे बच्चे हैं तो बच्चों को क्या आता है, कोल्ड रहता है। अब कोल्ड की वजह से बच्चों को तो कोल्ड है, लेकिन अगर वो कोल्ड वाला बच्चा इन पेशेंटों के पास आता है तो इन्हें तो कोल्ड नहीं होगा, इनको डायरेक्ट निमोनिया ही होगा, क्या समझे, इनको डायरेक्ट निमोनिया होता है, क्योंकि इनमें वो इम्यूनिटी नहीं बची कि वो कोल्ड से लड़ सके, डायरेक्ट वो लंग पे अटैक कर देगा। निमोनिया इज इन्फ्लेमेशन ऑफ ए पैरेन्काइमल सेल, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा पैरेन्काइमल सेल्स में। तो हमें पेशेंट को बताना है कि हाइजीन, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके रखना। ग्राफ्ट फेलियर इन्फेक्शन की वजह से होता है, रिजेक्शन जो होता है वो इम्यूनिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से होता है। अब मेरे भाई कौन कौन से क्राइटेरिया मैच होने चाहिए किडनी ट्रांसप्लांटेशन में, ठीक है, कौन से हमें एज अ डॉक्टर या एज ए नर्स हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से जो क्राइटेरिया है वो सेटिस्फाई होगा, तभी जाके किडनी दूसरे किडनी में ट्रांसप्लांट होगा, दूसरे पर्सन में ट्रांसप्लांट होगा। सबसे पहले जो होता है वो होता है HLA मैच, मोस्ट कॉमन मोस्ट इंपॉर्टेंट HLA का मैच होना, ठीक है, HLA जब तक मैच नहीं होगा तब तक हम किडनी को ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। दूसरा होता है एब्सेंस ऑफ सिस्टमेटिक डिसीज इन्फेक्शन, ठीक है, अगर पेशेंट को कोई सिस्टमेटिक डिसीज हो रखा है, जैसे अगर मुझे किडनी ट्रांसप्लांट करना है अपने भाई को या किसी अपने दोस्त, मतलब किसी को किडनी ट्रांसप्लांट करना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे भाई को किडनी ट्रांसप्लांट कर रहा हूँ मैं अपने आप को, तो मुझे क्या करना है, मुझे क्या होना चाहिए, एब्सेंस होना चाहिए सिस्टमेटिक डिसीज, ऐसे लाइक जैसे हो गया हेपेटाइटिस हो गया, HIV हो गया, CMV हो गया या CB हो गया, ये सारे डिजीज कंडीशन नहीं होगा तभी जाके पेशेंट दूसरे पेशेंट को किडनी ट्रांसप्लांट कर सकता है। एब्सेंस ऑफ किडनी डिसीज, कोई भी प्री या पोस्ट किडनी डिसीज नहीं होना चाहिए पेशेंट के अंदर। फिर उसके बाद होता है एब्सेंस ऑफ रीनल आर्टरी स्टेनोसिस,
पेशेंट को एब्सेंस होना चाहिए रीनल आर्टरी स्टेनोसिस में। पेशेंट रीनल आर्टरी स्टेनोसिस का एब्सेंस होगा तब जाके होगा, कोई किडनी डिसीज नहीं होना चाहिए, कोई सिस्टमेटिक डिसीज नहीं होना चाहिए, और एचएलए मैच होना चाहिए। अगर ये तीन चीज नहीं भी है, अगर ये तीन चीज पेशेंट के अंदर नॉट प्रेजेंट, ठीक है, ये तीन चीज नहीं है कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर एचएलए मैच नहीं हुआ, कोई मतलब सब खत्म, मतलब नहीं। एचएलए का मैच होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एचएलए मैच होगा उसके बाद हम ये करते हैं, एचएलए नहीं मैच हुआ किडनी ट्रांसप्लांट ही नहीं होगी, सिंपल सा फंडा है, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया होता है जिसके थ्रू हम किडनी को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कितने टाइप्स के रिजेक्शन होते हैं, ठीक है। हमने किडनी को ट्रांसप्लांट कर दिया, अब हम बात करते हैं कितने टाइप्स के रिजेक्शन होते हैं। रिजेक्शन की बात करते हैं तो तीन टाइप्स के रिजेक्शन होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है हाइपर एक्यूट रिजेक्शन। हाइपर एक्यूट रिजेक्शन होता है, एक होता है एक्यूट रिजेक्शन होता है, एक होता है क्रोनिक रिजेक्शन, ठीक है। अगर हम टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो मेरे भाई थोड़ा सा दिमाग लगाओ। हाइपर एक्यूट मतलब हाइपर मतलब एकदम से हो जाना, ठीक है, एकदम से भाई एकदम से हो जाना, ठीक है। तो हाइपर से हमें क्या पता चल गया कि हाइपर एक्यूट रिजेक्शन क्या होता है, विद इन 48 आवर्स, विद इन 48 आवर्स में ही रिजेक्शन हो जाना। हाइपर एक्यूट रिजेक्शन क्या होता है, विद इन 48 आवर। आज हमने पेशेंट को किडनी ट्रांसप्लांट किया, 2 दिन के अंदर अंदर पता चला कि भाई किडनी वो क्या करती वो करती किडनी क्या करती रिजेक्ट कर दी, ठीक है। बॉडी ने उसे और हमारी इम्यूनिटी सिस्टम ने उसे रिजेक्ट कर दिया, तो वो क्या हो गया कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन किस टाइप का रिजेक्शन हो गया, हाइपर एक्यूट रिजेक्शन विद इन 48 आवर। एक्यूट रिजेक्शन क्या होता है, एक्यूट रिजेक्शन विद इन 6 मंथ, विद इन 6 मंथ, ठीक है। 6 महीने के अंदर अंदर अगर किडनी जो है रिजेक्ट कर रही है, हमारा बॉडी रिजेक्ट कर रहा है उस किडनी को, तो उसको हम कहते हैं एक्यूट रिजेक्शन। और क्रोनिक रिजेक्शन क्या होता है, मोर देन 6 मंथ, ठीक है। अगर 6 महीने से कम है तो एक्यूट, 6 महीने से ज्यादा है तो क्रोनिक, ठीक है। अगर हम इसके इंटरवेंशन की बात करते हैं कि भाई किडनी तो वो चीज तो है नहीं भाई, कोई वो नहीं है ब्लड की इधर से उधर कर दिया, भाई किडनी एक ऑर्गन है, ठीक है। तो उस ऑर्गन को हम भाई वो कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, तो हमें उसको बचाना भी तो चाहिए ना। हम हर वो कोशिश करेंगे जिससे वो किडनी बच सके। तो सबसे पहले अगर हाइपर एक्यूट रिजेक्शन हो गया तो हाइपर एक्यूट रिजेक्शन में हम कुछ नहीं कर सकते, डायरेक्ट हमें किडनी को रिमूव करना पड़ेगा, किडनी को रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। किडनी को हमें निकालना पड़ेगा दोबारा। एक्यूट हो गया तो एक्यूट में क्या करेंगे, हम इंक्रीज कर देंगे डोज ऑफ एंटी इम्यूनो कॉम्प्लेक्स, एंटी इम्यूनो कॉम्प्लेक्स जो कि हम उस डोज को इंक्रीज कर देंगे जो कि इम्यूनिटी को कंप्रेस कर रही थी, ठीक है। उस डोज को हम इंक्रीज कर देंगे। क्रोनिक रिजेक्शन में क्या होता है, क्रोनिक रिजेक्शन में भी हम डोज को ही इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज डोज, ठीक है। तो क्रोनिक रिजेक्शन में क्या होता है, डोज को ही इंक्रीज कर देते हैं। 3 टाइप का होता है, एक हाइपर होता है, हाइपर एक्टिव, हाइपर एक्यूट होता है और क्रोनिक होता है। हाइपर एक्यूट का मतलब विद इन 48 आवर्स इंटरवेंशन क्या है, किडनी को ट्रांसप्लांट कर दो, रिमूव कर दो। एक्यूट रिजेक्शन क्या होता है कि डोज बढ़ा दो। क्रोनिक रिजेक्शन क्या होता है कि इसमें भी डोज ही बढ़ाना होता है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे साइन ऑफ ग्राफ्ट रिजेक्शन। रिजेक्शन क्यों हो रहा था, 2 पॉइंट की वजह से, इन्फेक्शन नहीं इम्यूनो कॉम्प्लेक्स की वजह से रिजेक्शन हो रहा था, ठीक है। तो साइन ऑफ ग्राफ्ट रिजेक्शन क्या क्या साइन होना चाहिए, क्या क्या पेशेंट के अंदर साइन मिलेगा आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांटेशन। टेम्परेचर जो रहेगा उसका वो 100 डिग्री से ऊपर हो जाएगा, टेम्परेचर 100 डिग्री से ऊपर हो जाएगा। सर्जिकल साइड में पेन होगा, ठीक है। तो टेम्परेचर पेशेंट जैसे ही सर्जरी उसके पेशेंट की जैसे सर्जरी हो जाएगी उसके बाद उसका जो टेम्परेचर रहेगा वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सर्जिकल साइड में जहाँ पे अगर इंसिजन जैसे इंसिजन लगा हुआ वहाँ पे बहुत उसको पेन होगा, टेंडरनेस होगा, ठीक है। वेट गेन होगा आफ्टर सर्जरी। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, वेट गेन क्यों होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, वेट गेन क्यों हो रहा है। किडनी का काम क्या है, फिल्टर करना। फिल्टर नहीं करेगी तो क्या होगा, बॉडी में वेस्ट इकट्ठा होगा, वेस्ट इकट्ठा होगा तो क्या होगा, एडिमा होगा, इट इज वेट गेन होता है, एडिमा भी होता है, ठीक है। अब हाइपरटेंशन क्यों होगा, फिल्टर नहीं करेगा, इस वजह से हाइपरटेंशन होता है। केएफटी वर्सनिंग का मतलब क्या हो गया कि जब हम उस पेशेंट का केएफटी करवाते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट करवाते हैं, तो उसमें जो हमें केराटिन का लेवल होता है, यूरिया का जो लेवल होता है वो हमें अप डाउन मिलता है, प्रॉपर नहीं मिलता, ठीक है। उसके बाद इंक्रीज टीएलसी का मतलब टोटल लिकोसाइट का जो काउंट होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है। और इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो होता है ना, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस की बात करें तो यूज गाइडेड किडनी बायोप्सी टू डिटरमाइन टू डॉक्यूमेंट, ठीक है। हमें यूएसजी करना है विद किडनी बायोप्सी, ठीक है, गाइडेड किडनी बायोप्सी। अगर हम बायोप्सी कर रहे हैं किडनी का एग्जामिन करने के लिए, भाई वो किडनी रिजेक्ट तो नहीं कर गई, तो हमें उसमें क्या करना है, यूएसजी का गाइड करना है, ठीक है, यूएसजी। फिर
उसके बाद हम कुछ बात करते हैं एंटी रिजेक्शन ड्रग के बारे में। एंटी रिजेक्शन ड्रग क्या होता है? एंटी रिजेक्शन ड्रग, रिजेक्शन का मतलब, एंटी रिजेक्शन का मतलब क्या हो गया? हम किडनी को लगा रहे हैं, किडनी रिजेक्ट करेगी, फायदा क्या? सारा मेहनत बर्बाद। तो हम कुछ ड्रग देंगे जिससे एंटी रिजेक्ट हो सके किडनी। सबसे पहले जो होता है वो होता है सिरोलोमस, टेरोलिनास, एथ्रोपिन और बेरेडोप्लेन। ये 4 ड्रग होते हैं, और भी होते हैं, 4 ही नहीं होते, और भी होते हैं, लेकिन 4 होते हैं मोस्ट कॉमन दिए जाते हैं पेशेंट को, जिससे वो एंटी रिजेक्शन ड्रग ना हो जाए। बाकी एक ग्राफ्टसाइन का एक बार फिर से रिविजन कर लेते हैं कि टेम्परेचर जो होगा वो 100 डिग्री होना चाहिए, सर्जिकल साइड में पेन होगा, वेट गेन होगा, एडिमा होगा, हाइपरटेंशन होगा, किडनी ग्रेविटी का जो रिपोर्ट होगा वो अप डाउन होगा, बहुत वर्सनिंग होगा, टीएलसी बढ़ जाएगा, और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो होता है वो होता है यूएसजी किडनी बायोप्सी करेंगे विद द गाइड ऑफ यूएसजी, ठीक है, ये होता है। और कुछ एंटी रिजेक्शन ड्रग के बारे में मैंने बता दिया, ये कॉमन चीज है। तो हम बात करेंगे एज अ नर्स हमें पेशेंट को क्या क्या, क्लाइंट को या पेशेंट को हमें इंस्ट्रक्ट क्या क्या करना, हमें बताना क्या एज अ नर्स, ठीक है, बताने का काम तो नर्स का ही होता है। तो हमें क्या क्या बताना, तो हमें बताना कि अवॉइड प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग, पेशेंट को हमें बताना है कि एक ही पोजीशन पे लंबे समय के लिए ना बैठे, ठीक है, अपना पोजीशन चेंज करता रहे। आईओ चैटिंग मतलब इन्वेस्टिगेशन एंड आउटकम, आईओ चैटिंग को मेंटेन करके रखना है। अवॉइड कॉन्टैक्ट विद चिल्ड्रन, पेशेंट को मैं ये भी बताना है कि जो बच्चों से वो दूर रहे, ठीक है, बच्चों से इसलिए दूर रहे क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको जैसे क्या होता है, कोल्ड फ्लू होता है, भाई सर्दी लगी उन्हें, कोल्ड फ्लू हो गया है ना, कॉमन कोल्ड हो गया। अब कॉमन कोल्ड की वजह से क्या हो गया कि जो छोटा बच्चा है, ये जो छोटा बच्चा इसके अंदर तो इम्यूनिटी है, ये झेल जाएगा, ये इसकी जो इम्यूनिटी है वो कॉमन कोल्ड को रोक के रखी है। लेकिन जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन का पेशेंट है इसके अंदर तो जो इम्यूनिटी है वो तो बहुत वीक है। किडनी ट्रांसप्लांटेशन वाले के पेशेंट के अंदर इम्यूनिटी तो वीक है। अब वीक की वजह से क्या होगा कि पेशेंट चिल्ड्रन इनके कांटेक्ट में जैसे ही आएगा इस पेशेंट को भी कॉमन फ्लू हो जाएगा, इन्हें भी सर्दी हो जाएगी, इन्हें भी कॉमन कोल्ड हो जाएगा। अब जैसे किडनी ट्रांसप्लांटेशन वाले पेशेंट को कॉमन कोल्ड होगा तो कॉमन कोल्ड उन्हें नहीं होगा, वो उनके कांटेक्ट में आएगा, उनका वायरस जो होगा वो वायरस किडनी ट्रांसप्लांटेशन वाले पेशेंट के अंदर जाएगा। अब जाते ही वो क्या करेगा, डायरेक्ट लंग पे अफेक्ट करेगा, लंग पे क्या करेगा, अटैक करेगा, उससे होगा निमोनिया कॉज हो जाएगा, सिंपल सा फंडा है। तो हमें पेशेंट को एडवाइस करना है कि वो चिल्ड्रन से दूर रहे, क्योंकि चिल्ड्रन जो होते हैं उनको कॉमन कोल्ड रहता है या स्नीजिंग रहता है, वो स्नीजिंग करेंगे पेशेंट के ऊपर, पेशेंट डायरेक्ट बैक्टीरिया डायरेक्ट पेशेंट को ऑर्गन पे अफेक्ट करेगा। तो ये सिंपल सा फंडा है कि पेशेंट को बताना है कि बच्चों से दूर रहे। फिर उसको हमें ये भी बताना है कि कोई हैवी वेट लिफ्टिंग ना करे, क्योंकि यहाँ पे इंसिजन लगा रहता है, इंसिजन की वजह से वो दिक्कत कर सकता है आगे चल के। एटलीस्ट 6 मंथ कम से कम 6 महीने के लिए तो नहीं करना ही है। एडवाइस टू टेक मेडिकेशन टाइमली, ठीक है। और पेशेंट को हमें ये भी बताना है कि जो मेडिकेशन आपको दिया गया है, एंटी सप्रेसिव एजेंट जो ड्रग्स दिए हैं उसको टाइमली लेना है, टाइमली नहीं लेगा तो आगे चल के उसको बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है, ठीक है। तो फर्दर किडनी ट्रांसप्लांटेशन का टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी डाउट है आप नीचे डीएम करिए, मैसेज करिए, ठीक है, मैसेज करिए, उसका आप रिप्लाई मिलेगा। बाकी इसका जो नोट्स मिलता है, नोट्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मिलता है। और मैं हर एक लेक्चर में नए नए डिसीज कंडीशन को डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे इस लेक्चर में मैंने आपको डिस्कस किया था किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बारे में, इसके ऊपर वाले में मैंने क्या कहते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में डिस्कस किया, पीकेडी के बारे में डिस्कस किया। तो हर एक लेक्चर में एक नया वो मिलता है, आपको लेक्चर मिलेगा, ठीक है। बेल, और अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड शेयर करिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस देना चाहता हूँ मैं आपको। सिंपल सा फंडा, देखो पढ़ोगे तभी कुछ हो सकता है, बिना पढ़े कुछ नहीं हो सकता मेरे भाई। सिंपल सा फंडा, आज के टाइम में बिना पढ़े कुछ नहीं हो सकता, थोड़ा सा तो पढ़ना पड़ेगा, टाइम लगेगा। वीडियो लेक्चर बड़ा हो रहा है, क्यों बड़ा हो रहा है? क्योंकि छोटे से 5 से 10 मिनट में कोई भी छोटे टॉपिक को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। सिंपल सा फंडा, एक्सप्लेन करना है तो टाइम लगेगा। अब टाइम लगेगा तो थोड़ा सा बैठो, कि कान में ईयर प्लग डालो, कोना पकड़ो, बैठो, लिखो, अपना नोट्स बनाओ। सेल्फ करोगे तभी आगे बढ़ सकते हो, ठीक है।